सर कैलोरीमेट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैलोरीमेट्री होगी कैसे? न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही मुश्किल है, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं और क्वेश्चन में आएंगे भी, ये भी बात है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है सर, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे? स्पेसिफिक हीट के भी नहीं हो पा रहे हैं। थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं आ रहा है कैलोरीमेट्री में से समझ में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और क्या चीज इंपॉर्टेंट है कैलोरीमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि ये सेक्शन पूरा आएगा, कम से कम 8-9 मार्क्स का एक पूरा आएगा कैलोरीमेट्री में से। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, क्या चीजें, पेपर कैसे बन सकता है कैलोरीमेट्री में से। चलिए इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री चैप्टर नंबर इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री चैप्टर नंबर 11। ठीक, चलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके पास बोर्ड एग्जाम कल ही है, तो फटाफट से जल्द से रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ बिना टाइम खाए। चलो फिर सबसे पहली चीज आती है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में सबसे पहली चीज बात डिस्कस करेंगे सब्सटेंसेस। देखो मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। क्या है? सब्सटेंसेस किससे बने हैं? सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में दो चीजें हैं। क्या? एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, लाइक दिस। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? रैंडम मोशन भी है। ठीक है, रैंडम मोशन से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे जनरली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एनर्जीज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कर रखा है काम। ठीक, इंटरनल एनर्जी मिल जाती है। इंटरनल एनर्जी को ही आप क्या बोल सकते हैं? हीट एनर्जी। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये हीट क्या है सर? जनरली हीट क्या चीज है? फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट क्या है सर? फ्लो ऑफ एनर्जी है दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो फ्लो करती है व्हेन केप्ट इन कांटेक्ट। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये बात हो गई हीट की। अच्छा, अब हीट की यूनिट क्या है सर? ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो जूल है, और सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो अर्ग है। जो यूनिट वर्क की होगी वही यूनिट किसकी है? हीट की, क्योंकि वर्क क्या है? वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, ये 1 जूल में कितने? 10⁻7 अर्ग। ये आपने चैप्टर 2 में ही पढ़ा होगा। सही है। अब कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन सी है हीट की? वो है कैलोरीमेट्री। कौन सी है? सॉरी, वो है कैलोरी। सीएल से इसको डिनोट करते हैं। डिफाइन 1 कैलोरी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, डिफाइन 1 कैलोरी क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा देखा गया कि जो वाटर का हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ा, वो कहां से बढ़ा? 14.5 से 15.5 में बढ़ा। ठीक है, इसी को हमने डिफाइन कर दिया 1 कैलोरी, अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो। ठीक है, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? हीट की। सही है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ये आपके पास एक्सप्रेशन कई बार क्वेश्चंस में यूज होगा। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। कोई दिक्कत? इसलिए आपके पास 4.18 भी हो सकता है, इसको राउंड ऑफ करके बन जाता है 4.2। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो बात थी कैलोरी की। 1 किलो कैलोरी में कितने होते हैं? देखो, किलो का मतलब क्या हो गया? इस टर्म को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। खत्म। कोई दिक्कत है? ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही है, कोई दिक्कत? और इसको हम बोल सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 1 जीरो हट जाएगा। सही है, ये बात थी सिर्फ किसकी? हीट की। सही। अच्छा, अब सर टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर क्या बताता है? हीट है तो टेम्परेचर है ना। तो टेम्परेचर कुछ नहीं बताता, टेम्परेचर टेल्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, कोई चीज अगर हम छुएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये ठंडी हो रही है। ठीक है, तो मतलब उसका टेम्परेचर लो है। अगर कोई जिसको छुएंगे वो चीज गर्म हो रही है तो उसका टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो टेम्परेचर टेल्स व्हाट? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर 2 यूनिट्स में मेजर हो सकता है, डिग्री सेल्सियस 3 यूनिट्स में हो सकता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे केल्विन में। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, मैं कहता हूँ 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, 5 में प्लस कर दो 273। ठीक है, तो बन जाएगा केल्विन। ठीक है, 5 प्लस 273 इक्वल्स टू 578 केल्विन। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में करना है तो इसमें प्लस कर देते हैं 273। ठीक है, तो हो जाएगा 872 केल्विन। बस इतने तक खेल है। सही है। ठीक है, और
ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमने केल्विन, 3 में मेजर होता है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सी है यहाँ पे, केल्विन। ठीक है, चलो जी अब बात कर लेते हैं, एक आपके पास दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है, हीट और टेम्परेचर के बीच में, वो आप बुक से देख लेंगे। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के टेम्परेचर को रेज करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले फैक्टर क्या था? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, मास ऑफ अ बॉडी के, ठीक है, किसकी हो गई? मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, किसके? चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। तीसरा आपके पास आता है हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मटेरियल के। अब सर मटेरियल कैसे? देखो यहाँ पे आ जाते हैं, जिसका जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट होगी, ठीक है, जितना मास कम होगा उतना ही कम हीट होगी, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक पतला इंसान है उसको थोड़ा गर्मी, उसको एक एक स्लिम पर्सन है उसको गर्मी कम लगती है ना, और एक थोड़ा सा हेल्दीएस्ट पर्सन है उसको गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी में क्या है? मास है। मास क्या जनरेट कर रहा है यहाँ पे? हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही चेंज, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही हीट क्या होगी? बड़ी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मटेरियल पे बात करते हैं। मटेरियल दो टाइप के हो गए, सपोज मैं लेता हूँ, एक कॉपर ले लिया मैंने, एक मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। इसको दोनों को बराबर हीट दी, दोनों को इक्वल हीट दी। कॉपर तो जल्दी गर्म हो गया लेकिन वाटर जल्दी गर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो डिपेंड करता है मटेरियल पे, कोई दिक्कत। अगर हम तीनों को सम अप करें तो मटेरियल तो हट जाएगा। तीनों में से क्या बनता है? क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के भी और डेल्टा टी के भी, कोई दिक्कत? देखो ये वाले साइड क्यू आ गया, ये और ये एक साथ आ गए यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोपोर्शन साइन को हटाना पड़ेगा, तो क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें अगर, तो क्या होगा? एम सी डेल्टा टी क्यू। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। यहाँ पे सी क्या है? सी एक आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल है, किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए सी कांस्टेंट है, ठीक है। हर एक सब्सटेंस के लिए ये वैल्यू अलग होगी, सही। और इसी कांस्टेंट को हम बोल देते हैं क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, सही। तो एक फॉर्मूला ये है आपके पास, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये फॉर्मूला अभी सब जगह लगेगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मास ऑफ अ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत? ठीक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी क्या चीज है? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, और यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है, सही है। यूनिट क्या होगा इसकी? जूल पर केजी पर केल्विन। सर ये आई कैसे, ये भी तो बता दीजिए, आप देख लीजिए। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी आपके पास फॉर्मूला था, यहां से फॉर्मूला सी के लिए बना लेते हैं, सी यहां रहेगा, कोई दिक्कत? तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो गया, जिसमें कि Q क्या है? Q तो है आपके पास हीट है, और हीट को किस मेजर करेंगे? जूल में। M क्या है? केजी। T क्या है? या तो केल्विन हो सकता है या डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजें अपॉन में है, तो क्या बन जाएगा? जूल। ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? तो जूल पर केजी पर केल्विन, पर का मतलब अपॉन में है चीजें, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गई यूनिट आपके पास, सही है। और ये हो गया इसके पास फॉर्मूला आपके पास, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम सी डैश से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी जनरली क्या है? सेम है, हीट रिक्वायर्ड। हीट कैपेसिटी क्या है? सी डैश। यहाँ पे इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड तो है ये, किसी भी, सपोज वाटर है, वाटर को यानी कि राइज करने के लिए टेम्परेचर, लेकिन ऑफ गिवन मास। गिवन मास का मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Q इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी, मास m नहीं आएगा यहाँ पे, तो सी डैश क्या हो गया? Q अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी को नीचे ले जाएंगे, Q अपॉन डेल्टा टी हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ से हमने एक चीज पढ़ रखी है, C इज इक्वल टू क्यू। सी के लिए फॉर्मूला बना रखा था हमने यहाँ से, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के लिए C अलग हो गया था, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ठीक। अब यहाँ से और यहाँ से एक ही चीज करनी है, क्या? Q अपॉन डेल्टा टी की जगह पे क्या लग सकते हैं? सी डैश। तो ये हो गया सी डैश अपॉन एम, एम यहाँ बचेगा, ठीक है, इसका यहाँ पे आ गया,
इस पूरे की जगह पे हमने क्या रख दिया सी डैश, ठीक है। तो सी डैश अपॉन एम इज इक्वल टू सी, ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में, ठीक है। और लिख सकते हैं ऐसे सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल आता है, हीट कैपेसिटी गिवन हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन हो, मास ऑफ अ बॉडी चाहिए हो, या कोई दोनों में तीनों में से कुछ भी चाहिए हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। चलो बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आता है वाटर। वाटर कितना है 4186, ठीक। इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप 4200, तो देखो बहुत हाई है, ठीक है। तो हाई होने का मतलब क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि सी की वैल्यू वाटर के लिए बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस अभी आएंगे ना उसमें वाटर है, तो वाटर ज्यादातर यूज किया गया है, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट मीन्स दैट इट विल नॉट गेन और लूज हीट क्विकली। वाटर ना तो जल्दी से गर्म होता है और ना ही जल्दी से ठंडा होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज मिल जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे वहां पे ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें एक ही चीज लग रही है, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट मींस इट विल नाइदर गेन और लूज हीट वेरी क्विकली। ये चीज ध्यान रखना, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस में ये एक ही वर्ड लिख के आना है, ठीक है। सही है। चलो अब बात कर लेते हैं आइस की। आइस की कितनी है 2100, कॉपर ही कितना है 319। ये तीनों आपके कोर्स में है, ठीक है। याद करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार इनको थोड़ा दिमाग में रखना, अराउंड कितना किसका है, ठीक है। क्यों, कई बार फिलिप्स में पूछ लेगा या फिर एमसीक्यू में पूछ लेगा, ठीक है। और नहीं तो आपके न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसमें ये वैल्यूज गिवन होगी, ठीक। कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक थर्मोमीटर अटैच्ड है, यहाँ पे एक वुडन लिड्स हैं, ये वुडन लेड्स हैं, ठीक है, जो बाहर से एयर को प्रिवेंट करेगी और अंदर से, ठीक है। यहाँ साइड में वूल फिल्ड है और अंदर कॉपर वेसल है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो क्या, सबसे पहला चीज कैलोरीमेट्री क्यों यूज करते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस बाय द बॉडी। एक बॉडी जो इसके अंदर रखी है, ठीक है, वो कितना हीट गेन कर रही है या कितना हीट लॉस कर रही है, वो डिपेंड करता है कि एक गर्म पानी में आइस डाल दी तो गर्म पानी हीट लॉस करेगा, गर्म पानी हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करेगा, ठीक है। सही। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई कॉपर इज प्रिफर्ड और यूज्ड। सबसे पहले हमने कॉपर ही क्यों लिया अंदर, ठीक है। इसके दो रीजंस हैं, सिंपल से दो रीजंस है। क्या, सबसे पहला क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकंड रीजन क्या है, कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है। लो होने का मतलब क्या है, बहुत जल्दी हीट लेगा और बहुत जल्दी हीट देगा। और इसका मतलब क्या है, जो ये वेसल है बाहर का कैलोरीमीटर ये वाला, ठीक है, सही है। कन्विक्शंस, कंडक्शंस और रेडिएशन से हीट जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो बहुत कम जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, सही, ठीक। तो दो आंसर्स लिख के आने हैं, सही है। और फर्दर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। कुछ फर्दर क्वेश्चंस भी हैं इसी में से। इनर एंड आउटर सरफेस आर पॉलिश्ड, ये अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस दोनों हमने पॉलिश कर रखे हैं, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला भी क्यों कर रखा है, टू रिड्यूस हीट लॉस्ट बाय रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि अगर कोई चीज गर्म है तो उसमें से भाई रेडिएशन तो निकलती है ना, क्योंकि देखो कोई वाटर अगर गर्म है, ठीक है, तो आप जलाओगे तो आपको ऊपर की जो एयर है ना वो थोड़ी सी हल्की नजर आएगी, उड़ती हुई नजर आएगी। आग के ऊपर की एयर हल्की नजर आती है ना, साफ दिखती है कि हाँ लहरें ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। तो क्या है, हीट लॉस बाय रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशन का मतलब हीट लॉस यहाँ से बाहर ना जा पाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी चीज, कैलोरीमीटर और वुडन जैकेट। कैलोरीमीटर ये वाला पोर्शन और वुडन जैकेट ये बाहर वाला पोर्शन हो गया। इसके बीच में आपने क्या फिल कर रखा है, वुल फिल कर रखा है। क्यों, वुल ही क्यों भर रखा है, या फिर और कोई अदर इन वूल, यहाँ पे वूल भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर है हीट के। और जब भी पुअर कंडक्टर है हीट के तो ये क्या करेंगे, दे प्रिवेंट हीट लॉस बाय कंडक्शन। कंडक्शन से क्यों होगा, अब वूल हीट लेगा नहीं, ठीक है, तो ये हीट को पास नहीं किएगा। जब कोई चीज हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो आगे पास करेगी, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो कंडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो रेडिएशन कौन, आउटर इन सरफेस पॉल्यूशन प्रिवेंट करेगा, कंडक्शन वूल फिल कर रखा है तो वूल इसको प्रिवेंट करेगा। तीन चीजें हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है। अब वुडन लीड हमने ऊपर लगा रखी है, भाई देखो कुछ वेपर्स बाहर भी जा सकते हैं, अगर कुछ हीट होगी तो थोड़ी बहुत हीट ऊपर भी तो उड़ेगी, ठीक है, हवा की फॉर्म में, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में। तो उसके लिए हमने वुडन लीड लगा रखी है टू अवॉइड हीट लॉस बाय कन्विक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो रेडिएशन कवर हो गया, कन्विक्शन कवर हो गया और कंडक्शन कवर हो गया। कोई दिक्कत है, कंडक्शन के लिए वूल, रेडिएशन के लिए इनर आउटर सरफेस पॉलिश
और वुडन लीड कन्वेक्शन प्रिवेंट करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सही है? तो ये है पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक, चलो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब कुछ मिलेगा आपको अब यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है? एक क्वेश्चन सिंपल आता है, ठीक है, कौन से लॉ पे बेस्ड है? इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना तो आप उसे बना सकते हैं ना उसे तोड़ सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक हीट लॉस करेगा, एक हीट गेन करेगा। तो इसका सिंपल सा कहना है हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर बॉडी। ठीक है, अब सर क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? यहीं पे समझना और इसी से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। एक भी न्यूमेरिकल कर दिया जाएगा भाई, 7 से 8 नंबर का आता है और 7 से 8 नंबर हलवा है। अगर जिसे ये समझ लेना, कैलोरीमेट्री कोई भारी चीज नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी यूं हिल जाएंगे यूं चुटकियों में। देखो कैसे, ठीक है, देखो सर मैं लेता हूं एक सब्सटेंस मैंने लिया ए, एक सब्सटेंस मैंने ए लिया, ठीक है, या एक बॉडी मैंने ए ली सपोज, ठीक है, इसका मैंने मास माना m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने c1। ये आपको लिखना पड़ेगा, लेट अ सब्सटेंस ऑफ A हैविंग मास m1 एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c1, बस इतना लिखना है। ठीक है, टेम्परेचर मैंने मान लिया इसका T1, हैविंग टेम्परेचर T1। ठीक, एक और बॉडी है या फिर एक बॉडी आपके पास क्या है B, ठीक है, लेट अस कंसीडर बॉडी B ऑफ मास m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c2 एंड टेम्परेचर T2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, और एक और चीज लिख देना, T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 बड़ा है T2 से, यानी कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम है। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये मत लिख के आना, लेकिन ये एग्जांपल समझने के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पे और ये आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो T1 बड़ा है T2 से। ठीक है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब सर करना कैसे है? देखो सिंपल सी चीज समझो, यहां पे पहले हीट निकाल लो। अब देखो एक चीज समझो पहले बात, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पे बना देता हूं, मैंने एक वेसल लिया, ठीक है, इसके अंदर पहले से ही एक सब्सटेंस या बॉडी ए है, सपोज बॉडी ए मैंने वाटर ले लिया, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं ये वाटर समझाने के लिए आपको। ठीक है, इसके अंदर मैंने बॉडी बी डाल दी, यानी कि मैंने बॉडी बी ये डाल दी, ये हो गई बी बॉडी। सही है, इसका टेम्परेचर तो सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर सपोज हमने बताया था 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट गेन कौन करेगा, लॉस कौन करेगा? भाई वाटर का ज्यादा है और हमेशा एनर्जी फ्लो होती है, हीट एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जो गर्म है वो हीट देगा और जो ठंडा है वो हीट लेगा। ठीक है, और कब तक लेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, सही है, तो ये हीट क्या करने वाला है? लॉस्ट, और ये क्या करने वाला है? गेन। ठीक है, और ये तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक दोनों के दोनों किस में नहीं पहुंच जाते, हीट लॉस और हीट गेन करके इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेते। इक्विलिब्रियम पे हमने टेम्परेचर मान लिया, लेट द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे मैंने माना T। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये टेम्परेचर आपके पास T है इक्विलिब्रियम पे, यानी कि जब तक प्रोसेस चलेगा, जब तक दोनों की हीट बराबर, यानी ये हीट लॉस करेगा, ये गेन करेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक सपोज दोनों पूरे वेसल का टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता, 25 को यहाँ लिख देते हैं, पूरे वेसल का टेम्परेचर 25 डिग्री। यानी कि अब आप इसको मेजर करो कहीं से भी, बॉडी भी पड़ी है, ए भी पड़ा है, लेकिन टेम्परेचर सिर्फ एक ही आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तब स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन, अब यहां से करते हैं सारा खेल शुरू। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, हीट लॉस्ट, ये तो सब्सटेंस लॉस्ट कर रहा था क्योंकि गर्म था। मैंने बताया था T1 बड़ा है किससे? T2 से। ये फॉर एग्जांपल ले रखे हैं मैंने 50 50 और 10। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी एग्जांपल पे है। ठीक है, चलो समझाने के लिए, अब लॉस्ट का मतलब Q1 हीट कितनी हो गई? mc डेल्टा T होती है, m1 c1, ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगी हीट लॉस्ट। ठीक, लेकिन T डेल्टा T क्या रखोगे? डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और सर चेंज इन टेम्परेचर कितना है? पहले तो 50 था और कहां पहुंच गया? इक्विलिब्रियम पे 25। तो कौन बड़ा है? T, बट T1 बड़ा है या इक्विलिब्रियम वाला बड़ा है? ये बड़ा है, तो क्या होगा? T1 माइनस T। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है, बस खत्म कहानी। इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो Q1 का फॉर्मूला क्या बन जाता है? m1 c1 T1 माइनस T। कोई दिक्कत? एक तो ये बन गई हीट लॉस्ट। ठीक है साहब, अब आ जाओ बी पे फटाफट से। देखो सर बी का क्या है? बी हीट गेन करेगा, बी करेगा हीट गेन। ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बेचारे कम है। सही है, वाटर से हीट लेगा, तो हीट गेन Q2 कितना हो गया? mc डेल्टा T, m2 c2, और डेल्टा T क्या रखोगे भाई यहाँ पे? सर डेल्टा T क्या रखें आप भी बता दो। देखो भाई, अगर तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, पता चल जाएगा।
बी का टेम्परेचर कितना था 10। इक्विलिब्रियम से कंपेयर करना है दोनों का टेम्परेचर, इसका भी और उसका भी, दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ही कंपेयर करना है। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते गेन करते करते कितना आया 25 आया सर। तो 25 तो बड़ा है सर 10 से, तो क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे T माइनस T2 लगेगा, इतना सा काम है। तो Q2 कितना हो गया M2C2 T माइनस T2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म, सही है। बस अब कुछ नहीं करना, आप क्या कहता है आपको, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। तो दोनों को उठा के क्या कर देते हैं बराबर, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2, खत्म, ठीक है। ये हो गया M1C1 T1 माइनस T इक्वल टू M2C2 T माइनस T2। बस इतने से फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे भाई, खत्म कहानी, छुट्टी। आ गई बात समझ में। सारे क्वेश्चंस में यही है, किसी के अंदर ये वाटर था, आइस डाल दी, कुछ डाल दी, न्यूमेरिकल्स भी देखने, सारा कॉन्सेप्ट यही है कैलोरीमेट्री। अब समझ में आ गया, आप लगा होगा तुम्हें बहुत हलवा है, ठीक है, यही है सारा खेल। न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और केस देख लेते हैं, अगर मास ऑफ कैलोरीमेट्री भी गिवन हो, ठीक है, तो यानी कि मेटल जो जिस मतलब एक थर्मस की बोतल है, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर आपने एक आइस का पीस डाल दिया, थर्मस की जो बोतल है ना वो भी हीट दे रही है, बाहर से गर्म हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं बस खाली, ठीक है। चलो ठीक है, अब वो कह रहा है इफ m बी द मास ऑफ कैलोरीमीटर, अगर मास ऑफ कैलोरीमीटर भी गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो आप सिंपल है ये करके आएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। लेकिन अगर मास ऑफ कैलोरीमीटर भी गिवन होगा, सपोज कैलोरीमीटर कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, तो कहेगा मास ऑफ कॉपर भी गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप यूज करेंगे, नहीं तो वो पूछता है कि फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये वो, ठीक, बट नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ कैलोरीमीटर, नेग्लेक्टिंग का मतलब फिर आप इसको नहीं लेंगे, फिर आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करके आएंगे। लेकिन वो कहता है, वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसने मास ऑफ कॉपर भी दे दिया कि इट एक्वायर्स सम हीट, इट एक्वायर्स का मतलब वो ले रहा है, तो यानी कि अब फॉर्मूला क्या लगेगा, कुछ नहीं करना, जो हीट लॉस्ट कर रहा है ना उसको तो ऐसे लिख दो। अब देखो जरा M2C2 T माइनस T2, ये तो सब सेम रहा है, ये हीट लॉस कर रहा था और ये हीट गेन कर रहा था, इसी में गेन जो कर रहा है ना उसमें प्लस करना है, क्योंकि देखो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ना 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 25 डिग्री सेल्सियस भी तो कौन लेगा, कॉपर लेगा ना उसको, तो मेटल भी तो आखिर में उतना ही गर्म होगा, सही है, मेरी बात समझ में आ गई। पानी एक उसमें रख दिया आपने फ्राई पैन में गर्म करके, ठीक है, उसके अंदर एक आइस क्यूब डाल दिया, तो जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा ना, तो बाहर से जो आपके पास यूटेंसिल जो बाउल रखा है आपने, बाउल भी तो उतना ही गर्म होगा जितना अंदर से पानी है, मेरी बात समझ में आ गई। तो बाउल ने भी हीट ली है, तो वही चीज है, तो यहाँ पे ऐड करना है हीट लॉस्ट वाले सेक्शन में, हीट लॉस्ट और गेन, सॉरी लॉस्ट वाला तो ये है और गेन वाला ये है, ठीक है, तो गेन वाले में ही ऐड कर देना है आपको क्या, एक और Q3 ऐड कर देना, और Q3 की वैल्यू कितनी होगी MC डेल्टा T, ठीक है, और ये किसकी है, ये सर कैलोरीमीटर की है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सर टेम्परेचर क्या रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या बताया था, वाटर के अंदर आइस डाल दिया एक बाउल में, जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो बाउल भी उतना ही गर्म होगा जितना अंदर से पानी हो गया है इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये वाला टेम्परेचर यहाँ आ जाएगा MC T माइनस T2, कोई दिक्कत है, क्योंकि कैलोरीमीटर भी तो हीट क्या कर रहा है, गेन ही कर रहा है ना, बिना गेन करे गर्म तो होगा नहीं यूटेंसिल्स, है ना। मेरी बात समझना कि पानी डाल दिया आपने उसके अंदर, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से बिल्कुल पानी गर्म किया और बाहर से जो आपके पास बाउल या फिर कोई भी पतीला है वो बिल्कुल ठंडा रहता है, नहीं भाई, वो हीट गेन करता है, तो वो हीट किससे गेन कर रहा है, वाटर से हीट गेन कर रहा है, तो ये भी गेन कर रहा है और ये भी गेन कर रहा है, गेन वाले एक साथ आ गए और ये बेचारा लॉस कर रहा है, ये इधर आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, सिंपल सी कहानी है, छुट्टी। आई बात समझ में, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल देखेंगे, अब थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं और फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, मास ऑफ वाटर गिवन है 3 kg, अब वो कह रहा है टेम्परेचर राइज हो रहा है कहां से, 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो रहा है, ठीक है, तो ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया और ये फाइनल टेम्परेचर, यानी कि पानी पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे था, उसने हीट गेन करी और कहां पहुंच गया, 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है 4200, बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है, अगर आ जाए तो ये भी करते हैं आप, ठीक। तो क्यू निकालना है, तो क्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या हो गया MC डेल्टा T का मतलब, मास कितना है 3, C कितना है 4200, ठीक, इनटू टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर कितना रखोगे, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो तो कितना हो गया 3 इंटू 4200, ब्रैकेट में आ गया 50 माइनस 20, ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 4200 इंटू 30, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें आप, 1 2 2 0 ये रहे, 3 ये रहे, 3 0 तो ऐसे लगा दो, ये हो गया 3 3 9, ठीक है,
और तो ये हो गया 42 इंटू 9 कर लेते हैं, ठीक है, 8 36 इतना जूल हीट प्रोड्यूस होगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आ गई बात समझ में? ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बेसिक, कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो फिर अब थोड़ा सा और मॉडिफाई देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें कर लिया तो मतलब इन्हें कर लिया तो सब लोग कैलकुलेटर समझ में आ जाएगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्यों गिवन है आपको लिक्विड का, कि लिक्विड ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, 1000 कैलोरी की एब्जॉर्ब की है, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, पहले 10 था, अब कितना हो गया 50। अब आपको निकालना क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए, लेकिन किस में, अब यूनिट पे खेला गया है, किलो कैलोरी केजी पर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कैलोरी में गिवन है, यहाँ पे हमें चाहिए किलो कैलोरी में, तो सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है, ठीक है। तो मैं इस 1000 कैलोरी को क्या लिख सकता हूँ, 1 किलो कैलोरी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो अब जो मैं वैल्यू रखूंगा वो कौन सी रखूंगा, 1, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे पूछ रखा है पहले किलो कैलोरी, ठीक है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, ठीक। तो सी का फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से ये वाला और ये वाला नीचे ले जाओ, क्यू के, अब क्यू कितना गिवन है, 1 किलो कैलोरी रखेंगे। कैलोरी में पूछता, अगर यहाँ पे खाली कैलोरी होता तो मैं 1000 रखता, किलो कैलोरी में पूछ रखा है उसने, ठीक है, तो 1 रखूंगा। मास देख लेते हैं, मास गिवन है आपके पास 0.060 kg, ठीक है। तो मास कितना हो गया, 0.060 इंटू डेल्टा टी के रखोगे भाई, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 50 माइनस 10, तो कितना हो गया आपके पास 50 माइनस 10, ठीक है। ये हो गया 1/0.60 इंटू 40। कोई दिक्कत? यहाँ से पॉइंट हटाओ तो कितना आ गया, 1 2 3 जीरो ऊपर गए, कैंसिल हो गया, सही है, 1 0 और कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 10/24, ठीक है। इतना भी छोड़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिट लगा के आना इसके आगे, यूनिट के नंबर है, तो 10/24 क्या हो गया, किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट लगा के आना इसके आगे, बिना यूनिट के नंबर कट जाएंगे, आधा नंबर साफ हो जाएगा, फिर मत कहना कि सर हम तो क्वेश्चन पूरा करके आए थे, लेकिन सारे न्यूमेरिकल्स में यूनिट लगा के आनी है, ध्यान से कह रहा हूं अभी भी, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट पूछ रहा है, अब उसको सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, लेकिन जूल में चाहिए, ठीक है। किलो कैलोरी और डिग्री सेल्सियस लगभग बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको जूल में चाहिए। अब जूल में कैसे निकालोगे भाई, देखो एक चीज ध्यान रखो, हमें एक एक्सप्रेशन ध्यान रखना, 1 किलो कैलोरी में 4200 जूल होते हैं, सही है, ठीक है। तो आप लगा दो फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू अगेन MC डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पे C निकालना है, ठीक है, लेकिन ये वाला C किस में है, ये चलेगा जूल वाले में, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T। हीट क्या रखोगे यहाँ पे, देखो हीट कितनी थी 1000 कैलोरी, और 1000 कैलोरी 1 किलो कैलोरी के बराबर था, और अब 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है, 42, तो ये कितना हो जाएगा 4200 जूल। उसने जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो लिखेंगे, जूल पूछा है तो जूल वाला रखेंगे अब हम, ठीक है। तो कितना हो गया 4200 अपॉन m कितना है आपके पास 0.060 इंटू टेम्परेचर कितना था, वही 50 माइनस 10। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जाएगा 4200 अपॉन 0.060 इंटू 40, यहाँ से हटा दो 1 2 3, ठीक है, 1 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा समथिंग 4200, एक और 0 आ गया अपॉन 24, ठीक है। इसके आगे लगा के ना जूल पर किलो और ये केल्विन, कोई दिक्कत? सिंपल सा न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, आज ही वीडियो देख के जरूर जाना रात में, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा पेपर, ठीक। ये भारी चैप्टर जो थे वो बिल्कुल कट टू कट सॉर्ट आउट हो गए हैं। देखो जितना मुझे टाइम मिला इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाया, ठीक है। मेरे कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मैं पेपर की वजह से मैं बिल्कुल आपको 1-1.5 घंटे का बिल्कुल वीडियो दे रहा हूँ, कट टू कट एकदम, सही है। तो पढ़ के जाएं आप, सही। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके पास पावर कितना है 1000 वॉट है, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड, इलेक्ट्रिक हीटर पावर देता है किसको, लिक्विड को, लिक्विड गर्म होता है, ठीक है। तो लिक्विड का टेम्परेचर पहुंचता है, मैंने अलग अलग लिखा है टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो इसको TMP कर दिया मैंने, टेम्परेचर, ये हो गया टाइम, ठीक है। तो मास कितना है लिक्विड का 5 kg, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका 25 से 51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लिक्विड का। टाइम कितने टाइम पे बढ़ा रहा है वो हीटर, 2 मिनट लगा रहा है 25 से 51 पहुंचने में, ठीक। अब सबसे पहले पूछ रहा है आपसे हीट कैपेसिटी C डैश। देखो C डैश हमने पता था कि हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, Q इज इक्वल टू C डैश डेल्टा T, ठीक है। तो C डैश की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब आप तुम कहोगे सर डेल्टा T तो हमें पता है, ये तो हो गया 51 डिग्री माइनस 25,
कोई दिक्कत। लेकिन सर हीट कहां से लाएंगे, ये बता दो हीट कहां से लाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब ट्रिकी हो जाता है, सही है। देखो पीछे के फॉर्मूला यहां यूज होगा, हीट कैसे निकालोगे, हीट क्या है, एनर्जी तो है, और एनर्जी क्या है, वर्क डन ही तो है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W/T, सीधा सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड, उसमें जो टाइम है वो चलता है सेकंड्स में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 × 60 सेकंड्स। कोई दिक्कत है यहां तक, तो ये हो गया 120 सेकंड, कोई प्रॉब्लम। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना भाई पहले, ठीक। अब आपके पास ये वर्क डन चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी हीट ही तो है, तो कोरिलेट करो चीजों को, कोरिलेट करते चलो तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हीट ही एनर्जी है, यानी कि Q ही एनर्जी है और Q ही वर्क डन है, W। तो यहां से फॉर्मूला लग जाएगा P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। तो W कितना हो गया, P × T, और W किसके बराबर है, Q के बराबर है, सिंपल सी कहानी, ठीक है। पावर कितना है 1000, टाइम कितना है 120, तो कितना हो गया 1 2, खत्म, इतना जूल आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को समझ में आ गया मैंने क्या किया है, कैसे निकाला है, ये सिंपल सा तरीका निकालने का, ठीक ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, सही है। आपकी बुक्स में ये वैल्यू ऐसे लिखी हो सकती है 1.2 × 10⁵, तो बिल्कुल भी अपने आप को कंफ्यूज ना करें और कॉम्प्लिकेट ना करें, ये बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स वॉइंट्स में खेलने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होगा, सीधा सीधा लिख के आना, खत्म कहानी, ठीक। कोई दिक्कत, क्यू की वैल्यू यहां से निकाल लिया आपने वर्क डन से, वो यहां गई 1 2, खत्म कहानी, ठीक है। और ये कितना हो गया 1 2 और 4 0 आ गया इसके आगे, अपॉन, इसको माइनस कर लेते हैं, सॉरी ये 51 नहीं है, ये 31 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैंने बुक से देखने में थोड़ी गलती हो गई, ये 31 है, तो 31 से कितना बचेगा 6 का मतलब कितना हो, ये 2, 2000 आ गया आपके पास, ठीक है। क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट, सॉरी हीट कैपेसिटी आ गई 2000, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। यूनिट लगा के आएंगे आप, जूल केल्विन -1, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है, सही है। चलो अब तुम कहोगे सर डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपने बराबर बराबर रख रखे हैं, देखो जी डिग्री सेल्सियस और केल्विन, जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में आएगा कन्वर्ट करके केल्विन में भी उतना ही चेंज आएगा, कुछ नहीं करना इसमें। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 25 है, ठीक है, 25 में आप क्या ऐड करोगे, ये भी देख लो, 25 में आप +273 करोगे केल्विन में करने के लिए, तो 31 में भी +273 करोगे केल्विन में करने के लिए। तो जो वैल्यू यहाँ आ रही है, कितनी आ रही है 4, और ये आ गया 304, और ये कितना आ गया आपके पास 8 9 और 2, भाई दोनों को माइनस करना, दोनों को माइनस करके 6 ही आएगा, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 6 लिखो, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, C इज इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ पे मास का रोल होता है, बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे मास नहीं था, देखो यहाँ पे मास था। Q आपके पास कितना निकाल रखा है, Q तो सर ने वही निकाल रखा है, बिल्कुल सही है, हमने कहा ठीक है ये रख देते हैं। मास आपके पास कितना की मैंने, मास ऑफ लिक्विड 5 है यहाँ पे, 5 × 6, खत्म। तो ये हो गया आपके पास 2000, तो ये कैंसिल करके आ जाएगा, सॉरी 20,000 अपॉन, ठीक है, अपॉन 5 और कर दो, कितना आ गया 4 दी एंड, ठीक है। कोई दिक्कत, यूनिट के लिखोगे आप जूल, kg -1, केल्विन -1, कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सा क्वेश्चन, बस यहाँ पे जो चीज थी वो ये थी, ठीक है, सही है। कोई भी दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलो फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे, वो ये कह रहा है एक वाटर पोर किया गया, वाटर डाला गया एक वेसल में, ठीक है, एक वेसल में पानी डाला, लेकिन उस वेसल में पानी पहले से प्रेजेंट था, और वो पानी कितना था 60 ग्राम था, और टेम्परेचर कितना था उसका 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक वेसल है, ठीक है, इसमें पानी पहले से ही है, उस पानी का 60 ग्राम ये है, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जो पानी डाला गया है उस पानी का, वो पानी 100 ग्राम्स है, और टेम्परेचर उसका 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये वाटर पोर्ड हो गया, ठीक, और ये वाटर जो है वो वेसल के अंदर ही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, सही। वो कह रहा है, अब देखो हीट लॉस कौन करेगा, हीट गेन कौन करेगा, सबसे पहले हीट टेम्परेचर से पता लगा लेते हैं, ठीक है। देखो ये 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। वो कह रहा है फाइनल टेम्परेचर पहुंच गया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हीट लॉस्ट और हीट गेन करने के बाद वेसल में एक स्टेबिलिटी आ गई, इक्विलिब्रियम जो मैंने बताया था, वो कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 10 डिग्री ये बढ़ गया, और ये 70 से नीचे आ गया, 70 से 30 पहुंच रहा है ये फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। मैंने बताया था इसका टेम्परेचर फाइनल से कंपेयर करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम से, इसको भी इससे, तो 70 से 30 का मतलब इसने हीट क्या किया है, लॉस। कोई दिक्कत, 20 से 30 बढ़ गया, बढ़ने का मतलब इसने क्या किया है, हीट गेन। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है।
आ गई बात समझ में। अब निकालना क्या है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है, निकालना क्या है, फाइंड करना है आपको थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल। अब सर ये थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल है क्या चीज फाइंड करने में, देखो थर्मल का मतलब क्या हो गया, हीट, स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा, हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, लेकिन किस चीज की, वेसल की। और ये हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल मैंने क्या बताया था, अगर कैलोरीमीटर गिवन होगा तो लगेगा ये वाला। अब वेसल का मतलब कौन है, कैलोरीमीटर ही तो है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन तुम कहोगे सर मास तो कैलोरीमीटर का गिवन ही नहीं है, हमने कहा हीट कैपेसिटी में मास की जरूरत ही नहीं है, मास तो होता ही नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जरूरत पड़ती, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी, खत्म कहानी, सी डैश आपको चाहिए। आ गई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछता वहां लगता Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। सबसे पहले सिंपल सा एक हम वो बना लेते हैं, क्या, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। हीट लॉस्ट लिखेंगे आप बाय 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये लिख के आएंगे, वरना एग्जामिनर को नहीं पता कौन लॉस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। हीट गेन्ड बाय कौन, कितना है ये गेन करने वाला, 60 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसी में प्लस कर दो, इसी में प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, वेसल की कैलोरीमेट्री की हीट, यानी कि ये हो गई, ठीक है, ये हो गया आपके पास प्लस हीट गेन्ड बाय वेसल, बस इतना लिख के आना है भाई, खत्म कहानी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो जरा, हीट लॉस्ट बाय इतना, हम किसको Q1 माना, ये आपके पास Q2 हो गया और ये आपके पास सिंपल Q हो गया, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकाल लेते हैं, ये हो गया M1C1 डेल्टा टी, ये हो गया M2C2 डेल्टा टी। एक चीज ध्यान रखना, किसको हमने 2 रखा है किसको 1 रखा है वो पहले रख लेना, देखो मैंने 1 रख दिया वाटर पोर्ट वाले को, वेसल में M2 रख दिया, चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। Q कितना है, Q आपके पास सर ये वाला तो लेना नहीं है क्योंकि ये तो पूछा नहीं, ये वाला लेना है, ठीक है। तो कितना हो गया, C डैश डेल्टा टी, खत्म कहानी, चुट्टी, दी एंड हो जाएगा। देखो अब कैसे, M1 की वैल्यू कितनी है 100, देखो यहाँ ग्राम्स गिवन है, अब आपको ग्राम्स में को केजी में करना है या नहीं करना है वो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की ना यूनिट देख लो, जूल तो ठीक है, ये ग्राम्स में गिवन है, अगर यहाँ केजी होता ना kg-1 तो हमें अपॉन 1000 करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका है, कभी आप ऐसे करिए, पहले यूनिट्स चेक कर लिया करो, अगर सब ग्राम्स में है तो चलेगा, अगर ग्राम्स और केजी में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। चलो 100 इंटू C1 कितना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, 4.2। टेम्परेचर कितना होगा सर, टेम्परेचर यहाँ 70 था, कंपेयर करेंगे फाइनल से, तो 70 से 30 गया तो कितना बचा, 70 माइनस 30, 40 बचेगा, ठीक है। M2 कौन था, ये वाला था सर, जो वेसल में था, 60 प्लस 60 इंटू सॉरी 4.2, टेम्परेचर कितना था 20, 30 पे आया था, और मैंने बताया था ये वाला कैसा था, T माइनस T2 करना था सर यहाँ पे, और यहाँ पे करना था आपको T1 माइनस T। आ गई बात समझ में, वही है, वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक। तो कितना हो गया आपके पास 30 माइनस 20, ठीक है, प्लस C डैश। अब यहाँ टेम्परेचर के रखेंगे, मैंने क्या बताया था, जो इसका टेम्परेचर होगा जो गेन करेगा उतना ही उसका टेम्परेचर होगा, तो सेम आ गया 30 माइनस 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आ रही है मेरी बात समझ में, बस इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे रब करना पड़ेगा, थोड़ा रब कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक। तो ये हो गया 100 इंटू 4.2 इंटू 40, ठीक, पॉइंट हटा देते हैं, 0, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 4 टू 8 और ये हो गया 16 और 2 0 आ गए, ठीक है, इक्वल टू किसके, ये वाला था, ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हटा दें, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा इक्वल टू में 6 इंटू 42 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 12, 1 24 25, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 10 C डैश, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा 16800 माइनस 2520 इज इक्वल टू 10 C डैश, ठीक है। इसको सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, 0 आ गया, यहाँ आ गया 8, सॉल्व करने माइनस करना, आराम से करना, माइनस कभी गलती कर दो भाई, ठीक है, नंबर कट जाएंगे, पूरा क्वेश्चन सही करते हुए। यहाँ आ गया 10, 8 आ गया, यहाँ बचेगा आपके पास 7, 7 में 2 गए 2,
और यहाँ आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1420 इज इक्वल टू 10 सी डैश, ठीक है। सी डैश कितना हो गया 14280 अपॉन 10 से, या आपके पास सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, खाली सी डैश की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 1428। कोई दिक्कत, यूनिट लगाना मत भूलना, जूल केल्विन -1, खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे होना है बस, खत्म कहानी, छुट्टी। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम है। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन लेगा, एक वार्म वाटर है एक कोल्ड वाटर है, ठीक है। कोल्ड वाटर हीट गेन करेगा, वार्म वाटर हीट लॉस करेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो बुक में कोई एग्जांपल नंबर आपका 9 है ये, ठीक है। इसमें नीचे एक लाइन लिखी है, निग्लेक्ट द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वेसल। निग्लेक्ट कर दो, मैंने बताया था ना उस क्वेश्चन में, निग्लेक्ट का मतलब क्या है, यहां पे जो आपने M2C2 डेल्टा T के साथ ऐड किया था ना उसमें, ठीक है, क्या ऐड किया था, क्यों ऐड किया था, बस इसको ऐड मत करना, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस इतना। नेग्लेक्ट का मतलब वेसल जो हीट ले रहा है ना, और वेसल का मतलब क्या होता है, कैलोरीमीटर से, वो चीज आपको नहीं लेनी है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रह जाएगा, M1C1 डेल्टा T इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा T, खत्म। यह है एग्जाम्पल 9, बुक में देख लेना, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं, चलो जल्दी से, यानी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्योंकि देखो बुक्स पता नहीं कौन सी पब्लिकेशन की लगी हुई है, सबके पास थोड़ी अलग अलग हो सकती है, सही है। तो मेरे ये मैं इस वाली बुक से देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इस वाली बुक को, ठीक है। जिसकी ये वाली पास है, तो ये सारे आपको बुक में मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास पुरानी वाली है, पुरानी वाली में न्यूमेरिकल थोड़े कम है, सही है, ठीक, जो आपके पास सलीना वाली थी, सही है, ठीक। तो इस वाली बुक से आप देख सकते हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सिंपल क्वेश्चन, एक लिक्विड ए है, ठीक है, इसको आपने मिक्स कर दिया लिक्विड बी में, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया लिक्विड बी में, ठीक है, कर दिया, जिसमें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड ए है, तो मैंने नीचे ए लिखा है, C1 नहीं लिखा, तो सी ए यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड ए कितना है 1600, टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बी का 900 है, और टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जहां तक पहुंचा हीट गेन और हीट लॉस करने के बाद, वो कितना पहुंचा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है एम ए और एम बी का, दोनों मासेस का रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया सर ये तो। देखो अब इसमें कहीं भी वेसल का जिक्र नहीं है, ठीक है, और अगर वेसल का जिक्र होता भी तो वो आगे लिखता नेग्लेक्ट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वेसल, ठीक है। जब वो नेग्लेक्ट लिख देता ना, नेग्लेक्ट का मतलब वेसल का हीट लेना ही नहीं है, कुछ ऐड ही नहीं करना, ठीक है। आगे बात समझ में, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। हीट गेन कौन करेगा, सर जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लॉस करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय ए, हीट गेन बाय लिक्विड बी, ये लिख के आना है, वरना नंबर कटेंगे उसे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता हीट लॉस कौन कर रहा है और हीट गेन कौन कर रहा है। मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। चलो हीट लॉस का कितना आ गया m, इसको हम Q1 लिख लेते हैं, QA, और ये क्या हो गया QB। Q का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, m से डेल्टा T होता है, लगा दो भाई, m a लिख देना, नीचे CA लिख देना, डेल्टा T ऐसे लिखो भी, ये हो गया MB CB, और डेल्टा T इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, ये B का है और ये A का है, कोई दिक्कत, ठीक है। मास ऑफ A कितना है सर, मास ऑफ A तो निकालना है, मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज रख दो जरा। अब वैल्यूज रखने से पहले एक काम करते हैं, क्या हमें रेशियो चाहिए दोनों का। रेशियो का मतलब इस वाले को उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ, और इन दोनों को उठाकर मैं इनके नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया MA अपॉन MB, यहीं से फॉर्मूला बना लेते हैं ना, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये इस पूरे के डिवाइड में जाएगा, तो हो गया CB TB अपॉन CA डेल्टा TA। कोई दिक्कत है यहाँ, किसी को दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है। आ गई बात समझ में। हम अभी हल्के हल्के मैं लाइव क्लासेस भी लेना शुरू करूंगा, क्लास 11th के लिए फिजिक्स और क्लास 12th के लिए फिजिक्स भी शुरू कर रहे हैं इसी सेशन से, ठीक है। तो 1 अप्रैल से वो शुरू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट फिजिक्स 11th एंड 12th पे, ठीक है। और जो CBSE स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट है 9th एंड 10th, ठीक है। वो अब 1 अप्रैल से हम इफेक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी कलीग्स हैं उनको शेयर कर दें चैनल, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज खेलेंगे, कुछ समझने की, बिल्कुल समझे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, और आगे बढ़ते रहो, ठीक। देखो CB कितना है सर, CB आपके पास है 900,
मैंने कहा टीबी कितना है सर, टीबी तो आप कंपेयर करते हो ना इससे, है ना, तो कितना हो गया सर 50 माइनस 30 हो गया सर, ठीक है। सी ए कितना है, तुमने कहा सर सी ए तो ये है, सिंपल सिंपल, ये तो साफ दिख रहा है सर, क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है। टी ए कितना है सर, कंपेयर कर लो ना इससे, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो गया 80, 80 में से माइनस कर दो सर कितना, 50 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 9/16 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये गया आपके पास 3 टाइम्स और ये गया आपके पास 8 टाइम्स, तो रेशियो कितना आया 3/8, ठीक है। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना, सही है, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है सर, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से। देखो वाटर इन वेसल है, ठीक है, और एक वाटर पोर किया गया है, तो जो वाटर पोर किया गया है ना उसको मैंने M1 मान लिया, क्योंकि हमने पहले भी M1 ही माना था, तो अब थोड़ा चेंज नहीं करते, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना आप लेने को कुछ भी ले सकते हो, इसको M1 ले लो या चाहे इसको M2 ले लो, लेकिन मैंने पहले पोर को वाले को, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई था, मैंने इसको T1 मान लिया, और इसको जो लोअर टेम्परेचर था उसको T2 मान लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक वेसल में वाटर है, वो कितना ही है, यानी कि एक वेसल में वाटर है, ठीक है, इस वाटर का मास कितना है 8 kg, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, सही है। इसमें आपने क्या काम किया, एक वाटर पोर किया, ठीक है, इस वाटर पोर का मास कितना है, ये रहा 2 kg, और टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। निकालना क्या है सर, फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है यहाँ पे सबसे। अब पहला क्वेश्चन आया है फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करने का सर सिंपल सा तरीका है यार, देखो वेसल का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा, वेसल एब्जॉर्ब कर रहा है ना वेसल का मास, तो वेसल को हटा दो यहाँ से, ठीक है, सिंपल सा तरीका है आपके पास। हीट लॉस्ट बाई 2 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाई कितना kg, 8 kg ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर लो है, ठीक है। तो जो हाई है वो क्या करेगा गेन, सॉरी, जो हाई है वो क्या करेगा लॉस, और जो लो है वो क्या करेगा गेन, ठीक है। तो लॉस्ट कौन कर रहा है, ये वाला, तो क्या आ गया Q1 इक्वल्स टू Q2, ये हो गया M1 C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2 C2 डेल्टा T2, कोई दिक्कत है, आ गई बात समझ में, सही है। वैल्यूज पुट कर दो भाई, M1 कितना था 2 kg, C देखो C दोनों का बराबर, वाटर का 4.2, T1 कैसे रखोगे, यहाँ पे तो खाली T है सर, तो कुछ नहीं करना, 80 माइनस T करो, ठीक है। M2 कितना है 8 इंटू 4.2 इंटू T2 25, और ये मैंने बताया था ना ये वाला ज्यादा होता है, तो यहाँ करते हैं T माइनस T2, ठीक है, तो ये हो गया T माइनस 25। हमेशा ध्यान रखो जो लॉस करता है ना वो उससे फाइनल टेम्परेचर, जो गेन करता है उससे फाइनल टेम्परेचर बड़ा होता है, ठीक है, सही है। ठीक, अब क्या करेंगे, 4.2 से 4.2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो ये बचा आपके पास 80 माइनस टी इज इक्वल टू 4t माइनस 25, मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस टी इज इक्वल टू 40 माइनस 100, ठीक। अब कुछ मत करो, क्या करोगे, ये वाला 100 इधर ले आओ, तो 80 प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस हो गया, ये टी उधर ले जाओ, 40 प्लस टी हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 180 इज इक्वल टू 5t, तो टी कितना है 180 अपॉन 5, ये हो गया 3 15 15 दिन 36 डिग्री सेल्सियस होगा इसका फाइनल टेम्परेचर, कितना होगा 36 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत आ गई मेरी बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक, सही है। तो अब मुझे लगता है आप क्वेश्चन सारे कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप मेंटेन कर लेंगे इसमें, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाएं, सही है। चलो फिर ठीक है, तो कैलोरीमेट्री यही खत्म होती है। अब बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फिशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी है, ठीक है। चलो लेटेंट हीट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट पे, ठीक है, चेंज ऑफ फेस पे। चेंज ऑफ फेस मतलब अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, यानी कि आइस जा रहा है वाटर बनने में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा ना, यहाँ पे अगर एक सिर्फ स्टेट चेंज होगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास गैस में, वेपर्स में, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर दोनों में क्या रहेगा, सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो सिंपल सी बात समझो, वाटर हो या आइस हो, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस एकदम से पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बनता,
ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है, आइस को पहले, ये आपको समझने की जरूरत है, क्या है, आइस को पहले 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होना पड़ता है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वाटर, क्योंकि अब देखो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हुआ, फेज हुआ है, ये सॉलिड था, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। यहीं से है कॉन्सेप्ट इस पूरा, ठीक है। आइस कन्वर्ट हुआ है वाटर में 0 to 0, ठीक। इसके बाद वाटर कन्वर्ट हुआ किसमें, गैस या वेपर्स में, ठीक है, या फिर वेपर सी गैस है, वो कन्वर्ट हुआ, सपोज मैं कह रहा हूं आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एकदम से अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि सर एकदम से आइस 100 पे पहुंच गया क्या, नहीं पहुंचा, पहले उसने स्टेट चेंज किया है, इसके बाद लिक्विड ने गैस का स्टेट चेंज किया है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। और ये स्टेट भी एकदम से चेंज नहीं होगा, मैंने यहाँ पे भी गलत लिख दिया है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, वाटर कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वाटर कन्वर्ट होगा वेपर एट, यानी कि गैस जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी लिक्विड है, लेकिन अब लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, अगर ये जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स बहुत हलवा है, बहुत ही ईजी है, एकदम हिल जाएंगे जिसको ये चीज समझ में आ गई। तो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जरा इसको हटाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट या फंडा बता देता हूँ, छोड़ो, ठीक है, जो शायद बहुतों को पता भी हो, सही है, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो मेरी बात सुनो, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर सेम है। यहाँ चीज ध्यान देना, टेम्परेचर क्या है, सेम। मैं भी लिख रहा हूँ, वाटर 0 से कन्वर्ट हुआ, एकदम से वेपर नहीं कन्वर्ट होगा, पहले वाटर 0 से वाटर एट 100 जाएगा, प्रोसेस से चलते हैं, प्रोसेस से। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे टेम्परेचर से डिफरेंट है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बच जाने के बाद फिर उड़ने लगा, तो वो बन गया आप क्या, गैस। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है सर, सेम, ठीक है। सारा खेल टेम्परेचर का है और सारा खेल प्रोसेस का है, एकदम से नहीं, एकदम से कुछ नहीं हो रहा, हल्के हल्के। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे टेम्परेचर सेम रहता है ना, वहां पे लगता है लेटेंट हीट। ये है कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू M इंटू L, ठीक है। Q हीट होगी, M मास हो गया, और L हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेसल। कुछ भी हो सकता है, कॉपर वापर समथिंग समथिंग, आइस हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक। लेकिन जहां पे डिफरेंट हो जाता है ना, डिफरेंट का मतलब वहां लगता है आपके पास कौन सा फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई बात समझ में। टेम्परेचर रखेंगे आप 100 माइनस 0, कोई दिक्कत। ये C है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, ठीक है। जहां टेम्परेचर सेम है वापस, वहां पे दोबारा लगेगा Q इक्वल टू M इंटू L। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, अगर मैं यही आपको बताऊं, देखो जी, यहाँ कन्वर्ट कौन हो रहा था, आइस हो रहा था सर, वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो लेटेंट हीट होगी ना, वो किसकी होगी, यहाँ पे आइस की। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आइस की भी लेटेंट हीट गिवन होगी और वाटर की भी लेटेंट हीट गिवन होगी, तो कौन सा कहाँ लगाना है वो ध्यान रखना। ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, अगर यही नहीं होगा तो ये कहाँ से होगा, समझ में आई बात। तो आइस की लेटेंट हीट होगी ये वाली। आ जाओ सर, आपने एक और फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख रखा है, क्यों नहीं लिख रखा है, ठीक है, दिख रहा तो मैं लिखा है Q इक्वल टू ML। लेकिन यहाँ पे कौन कन्वर्ट हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो लेटेंट हीट किसकी होगी, वाटर की। मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। और ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है, ठीक है। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरीके से ऐड करना है इसको, ठीक। अब क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं, बस ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है इसके, बस यूं हिल जाएंगे यूं। अब तुम्हें पता लग जाएगा कौन हीट गेन कर रहा है, कौन हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। चलो भाई शुरू करो। तो लेटेंट हीट क्या चीज है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ change of state from one phase to another, solid to liquid or liquid to gas, with when temperature, while temperature remaining constant, temperature constant रहेगा बस, ठीक है। बुक में डेफिनेशन है, यही मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहां से समझो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दोनों का कॉन्सेप्ट समझो। देखो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दो टाइप की एनर्जीज हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी जनरली क्या है, वाइब्रेशन, क्या है, वाइब्रेशन, ठीक है, अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सही है। अब आप जब इसको हीट दे रहे हैं तो सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, यानी कि आइस कन्वर्ट होता जा रहा है किसमें, वाटर में, ठीक है, कोई दिक्कत है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री वाटर में, सही। अब देखो जरा, इस प्रोसेस के चलते एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स की, वो डज नॉट चेंज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा तो वो बराबर रहेगा, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस है, तो एक मॉलिक्यूल ये है, फिर एक जैसे जैसे एनर्जी देता है मॉलिक्यूल दूर होते रहेंगे, पहले ये आते पास पास थे, पास पास का मतलब क्या है, ये आइस है, अब ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके दूर होते जा रहे हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है ना, तो वही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्लूइड में, यानी कि लिक्विड वो तैरने लगते हैं, ठीक है। इसी वजह से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस जो सॉलिड थी, जो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था बिना हीट के, हीट देने के बाद मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कमजोर हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया मॉलिक्यूल्स, तो वो किस में हो गया, लिक्विड में, ठीक है। लेकिन यानी कि यही आइस 0 डिग्री सेल्सियस से अब किस में कन्वर्ट होती चली गई, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ता जाता है वहां पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोसेस बाय रेस्ट, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सही है। और टेम्परेचर कांस्टेंट, वेपोराइजेशन में भी सेम केस है, मेल्टिंग के थ्रू एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, वाटर यहाँ पे जाएगा वेपोराइजेशन में लिक्विड फेज से गैसियस फेज में, ठीक है, तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस, जो लिक्विड का ये डिस्टेंस था ना, वो हीट देने के बाद अब भाई ये हो जाएगा, और ये भी वीक हो जाएगी, ठीक है। और जब ये वीक हो जाएगा, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यही डिस्टेंस क्या देता है आपको, इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। और जब किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ती है तो वो बाहर आने लगता है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई दोनों, सही है, शॉर्ट में मैंने यहाँ समझा दिए। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट यानी कि सी, ठीक है, क्या चीज है, देखो सॉरी, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें, लिक्विड को, इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, सॉलिड को मतलब आइस हो गया, लिक्विड मतलब कि वाटर हो जाएगा, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मेल्टिंग हो रही है, ठीक, बट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। कोर्स में आपके डेफिनेशंस बुक में मेंशंस हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, पढ़ के जाएं, सही है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास, ठीक है। कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, वो यही देख लेते हैं। स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट स्लोली, फर्स्ट, वाटर इन लेक्स पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस, थर्ड, वेदर बिकम्स कोल्डर आफ्टर अ हेलस्टोन, थर्ड, फोर्थ, वेदर बिकम्स माइल्ड ड्यूरिंग अ स्नो स्टॉर्म, ठीक है। तो सब में क्या चीज है, एक चीज ध्यान रखो, हमने भी आइस का पढ़ा है लेटेंट हीट, और ये बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, 336, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस बहुत ज्यादा है, ठीक। अब जब लेटेंट हीट ऑफ आइस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है सर, सारे कॉन्सिक्वेंसेस में एक ही चीज लग रही है, कैसे, ठीक है। फर्स्ट केस में आते हैं, स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट स्लोली, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइस की लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जब आइस की लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है ना, तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी सन से मेल्ट होने के लिए, और इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सन स्लोली देता है, ठीक है, तो वो हल्के हल्के मेल्ट होती है। अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कम होती तो एकदम से सन पड़ता और एकदम से आइस मेल्ट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेकंड आते हैं, वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस, वाटर जो है लेक्स में वो एकदम फ्रीज नहीं होता, क्यों, जो कोल्ड कंट्रीज है, ऐसा क्यों, देखो ऊपर वाली लेयर क्या है, पूरा वाटर है, ठीक है, सराउंडिंग्स क्या हो गया, सराउंडिंग ठंडा हो गया, सो सराउंडिंग वाटर से हल्के हल्के हीट एब्जॉर्ब करता है, हल्के हल्के हीट, और वाटर का एनोनमस एक्सपेंशन है, वो अपोजिट नेचर शो करता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, सराउंडिंग वाटर से हल्के हल्के हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है।
तो वो हल्के हल्के हीट देगा, और ऊपर ना हल्के हल्के हीट देने से एक आइस की लेयर फॉर्म हो जाएगी। ठीक, अब जब ऊपर आइस की लेयर फॉर्म हो गई, नीचे तो वाटर है, तो वो आइस की लेयर प्रिवेंट करती है फर्दर रेडिएशन ऑफ हीट। ठीक है, तो पानी और ज्यादा हीट नहीं दे पाएगा। क्यों? सराउंडिंग तो हीट खींचना चाह रहा है, लेकिन सराउंडिंग पानी से तब तक ही हीट खींचेगा जब तक आइस की लेयर फॉर्म नहीं होती। ठीक, तो नीचे अब जब आइस की लेयर फॉर्म हो गई, आइस क्या है? पूरा कंडक्टर ऑफ हीट, तो आइस रोक देगा। सराउंडिंग खींचना चाह रहा है लेकिन आइस ने रोक दिया, तो एक बैरियर सेट हो गया सराउंडिंग और वाटर के बीच में। ठीक है, आइस का। सही है, इसी वजह से नीचे वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह, वो नीचे तैरते रहेंगे, पानी फिर भी उतना ही नॉर्मल रहेगा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ऊपर की एक लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? वो फ्रीज नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम उसमें तोड़ेंगे ना, हल्का सा अगर टूट जाता है तो नीचे पानी होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो। और है आपके द वेदर बिकम्स कोल्डर आफ्टर अ हेलस्टोन। ठीक है, देखो कहीं पे भी बर्फ पड़ती है तो वेदर एकदम से ठंडा हो जाता है। जहां बर्फ पड़ती है वहां ठंडा नहीं होता, आसपास के एरियाज में ठंडा हो जाता है। ठीक है, देखो जहां बर्फ पड़ी, ठीक है, वहां तो आपने स्नो हो गया। ठीक है, तो आई हीट, लेटेंट हीट ऑफ आइस की बहुत ज्यादा है, तो ये हल्के हल्के हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा पिघलने के लिए। अब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जब ये एब्जॉर्ब करेगा ना, तो जहां ये पड़ा है वहां से नहीं करेगा, सराउंडिंग से करेगा। और सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग 2-3 किलोमीटर, 5-10-12 किलोमीटर वहां से हीट खींचना शुरू करेगा। सही है, तो वो जहां से हीट खींचना शुरू करेगा वहां से तो हीट चली गई, तो वो एरियाज ठंडा हो जाते हैं, और विंड, और जहां हीट स्नो मेल्ट होती है वो तो अभी भी क्या है, वहां कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ठीक है, उतना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना जहां से खींचेगा वहां ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एकदम से क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट खींच लेगा आइस, ठंडा होने, वो मेल्ट होने के लिए। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं भाई न्यूमेरिकल। एक ग्राफ देखते हैं सिंपल से, यहाँ से आपको क्वेश्चन में चल जाएंगे कैसे। देखो, एक ग्राफ है आपके पास टेम्परेचर और टाइम का। ठीक है, टाइम के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है। सपोज यहाँ पे कुछ और होगा 5 और यहाँ पे कुछ और होगा 10। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? ये ए बी लाइन क्या शो कर रही है, और सी बी लाइन क्या है, और सी डी लाइन क्या है। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस है क्या है। ए बी बात करते हैं तो देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब टाइम तो बढ़ रहा है और आप हीट भी दे रहे हैं, लेकिन लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ए बी का हीट मिल रही है, टाइम बढ़ रहा है, 5 मिनट हो गए हीट देते देते, लेकिन टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है। तो किसका मतलब क्या है भाई? आइस अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वो बी पॉइंट पे आते आते वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गई है। कोई दिक्कत आ गई बनी बात समझ में? तो ए बी पॉइंट क्या बताएगा? ए बी पॉइंट सिंपल सा एक चीज बताएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बताएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी पूरे पार्ट में, इस पूरे पार्ट में आपके पास क्या लगेगा? लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू एम एल। कोई दिक्कत? टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाटर है। इसके बाद सडन बीसी में क्या हुआ? राइज हुआ। बीसी में राइज का मतलब 0 से पहुंच गया ये 100। अब 0 डिग्री सेल्सियस से जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया सर? कुछ नहीं हुआ भाई, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ गया, वाटर ने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया है। अब बात आती है सी डी की, वो सी डी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सी डी क्या है? यहाँ पे पहुंच गया, वाटर पहुंचा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब टाइम तो अब भी बढ़ रहा है सर, और सर हीट भी दे रहे हैं हम इसे, लेकिन डी पॉइंट पे ये उड़ना शुरू होगा फिर जाके, तो ये लेकिन स्ट्रेट लाइन आ गई, तो वाटर हीट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और कन्वर्ट हो रहा है गैस, या फिर कन्वर्ट किस में हो रहा है? वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है, आ गई बात समझ में? और यहाँ पे भी चीज क्या लगेगी? Q इज इक्वल टू एम एल, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई दिक्कत है? तो सी डी लाइन क्या शो कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि अब पानी उड़ने लगेगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया है। ठीक है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं आप? एक एबी स्टेट में आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, बट हीट इज एब्सॉर्ब्ड। फ्रॉम बी टू सी वाटर गेन्स हीट। ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस water at 0 डिग्री सेल्सियस gains heat and comes at water at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस अगेन वाटर गेन्स हीट एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स ऑट 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है? तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता आ रहा है। कोई दिक्कत?
वेपर्स हो गया गैस, कोई दिक्कत है, स्टेट चेंज हो रही है लेकिन यहाँ पे स्टेट सेम भी रह रही है, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ जाओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक वेसल है, वेसल के अंदर वाटर रखा है, कितना 200 ग्राम्स वाटर रखा है, हमने इसको MW मान लिया। ठीक है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है पहले, आइस डालने के बाद उसका टेम्परेचर कितना पहुंच गया, उसका टेम्परेचर लोअर हो गया कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, टेम्परेचर गिर गया उसका। ठीक, कब डाल दी, जब हमने आइस डाली। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ W मतलब वाटर दे रखा है 4.2, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन 3360। आपसे पूछ के रहा है कितना आइस डाला होगा आपने, ये बता दो उसको। ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर 40 से 0 पहुंच जाए। तो एक चीज तो समझ में आ गई ना, सीधे सीधे देखते ही क्या चीज समझ में आ गई सर, वाटर का टेम्परेचर 40 से 0 जा रहा है, 40 से 0 का मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, हीट लॉस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आइस वाटर से हीट ले रही है पिघलने के लिए, और आइस का काम कर रही है हीट गेन कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर वो भी देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले चीज आइस डाली आपने, आइस किस पे थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब यहाँ पे ना मेरे एरोज ध्यान रखना। ठीक है, मैं एरो लगाऊंगा जरा। ठीक, और यहाँ वाटर है आपके पास कितने पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब कैसे करेंगे सर इसको, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आइस ने हीट ली तो आइस हीट गेन कर रही है, ध्यान रखना है ना, तो वो जो गेन कर रहा है एरो इधर लगाओ, यानी कि ये हीट लॉस्ट कर रहा है, वाटर हीट क्या कर रहा है, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब एरो इधर गया। ठीक, आइस ने हीट गेन करी, आइस हीट गेन करते करते कहां तक आई, ठीक है, तो आइस ने हीट गेन करी और कन्वर्ट हो गई वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर ने हीट लॉस्ट करी और 40 से कहां पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, यहां पे क्या लगेगा, Q1 इज इक्वल टू M इंटू एल। ठीक है, M आपको, M मतलब आइस रखना, लेटेंट हीट कितनी गिवन है, 3660। ठीक है, यहां से यहां तक क्या लगेगा, क्योंकि वाटर ही तो बन गया वो भी आके 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो सारा पानी यहाँ कन्वर्ट हो गया और आइस भी यहाँ आ गई, तो एक आखिर में जो मिलेगा वो वाटर मिलेगा, ठंडा मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ का लगेगा Q2 इज इक्वल टू, टेम्परेचर चेंज है यहाँ पे, यहाँ टेम्परेचर सेम था तो लेटेंट हीट लगा, यहाँ का लगेगा MC डेल्टा T। ठीक है, M कितना है आपके पास, यहाँ W लिख देना, यहाँ W लिख देना। ठीक है, वाटर मतलब 200, ये कितना है 4.2, टेम्परेचर कितना है डेल्टा T मतलब कि कहाँ से पहुंचा वो, इनिशियल तो 40 था, फाइनल कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक है, ठीक है, तो फॉल हो रहा है टेम्परेचर, है ना, तो क्या लिखेंगे आपको 40 माइनस 0, कितना चेंज आ जाएगा, सही है। तो ये अब ये हो गया Q2 हीट, ये क्या कर रहा है गेन, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस्ट, दोनों को इक्वल रख दो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री Q1 विल बी इक्वल टू Q2, ये हो गया 336 इंटू M इंटू आइस इज इक्वल टू 2 इंटू 4.2 इंटू 40। ठीक है, एक 0 उठा दो, ये कैंसिल हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, M ऑफ आइस इज इक्वल टू 200 इंटू 42 अपॉन इंटू 4 अपॉन 336। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट लगा के आना ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे किस में गिवन है, ये ग्राम्स में गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन, सही, आगे बढ़ो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक में आपके एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, सही है, देखो क्या कह रहा है, एक वाटर है जिसका मास 300 ग्राम्स है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर आपने आइस डाल दी और आइस का मास कितना है 40 ग्राम्स, टेम्परेचर कितने पे है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, ये आइस का हो गया और ये वाटर का है। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन है 80, ऐसा नहीं कि 336 गिवन होगी, वो जो क्वेश्चन में देगा वो ले यूज करना है, ये कैलोरी में है। और आपके पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना है 1। ठीक है, 1 ये भी कैलोरी में है, सही है। अब देखो जरा क्या करना है, क्वेश्चन फाइनल टेम्परेचर T निकालना है आपको, क्या होगा, सिंपल सी चीज बनाओ पहले तो, अगर आइस डाली गई है तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, वो पहले कन्वर्ट होगी वाटर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसके बाद यही वाटर, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, ये वाटर हीट किससे लेगा, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गई, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसके बाद ये वाटर हो गया, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट दे रहा है, तो मैंने एरो इधर लगाया है। ठीक है, ये हीट दे रहा है और हीट देते देते ना ये बीच में कहीं पहुंचेगा एक वाटर पे, जिसका टेम्परेचर होगा T, ये है वो फाइनल टेम्परेचर। आ गई मेरी बात समझ में। ठीक है, ये सारी हीट इसे नहीं देगा, ये इससे हीट लेगा। ठीक है, तो ये हीट, ये दोनों हीट क्या कर रहे हैं यहाँ पे गेन, ये पोर्शन गेन कर रहा है और ये बेचारा अकेला यहां से क्या कर रहा है लॉस्ट। आ गई बात समझ में। और जो वाटर बीच में पहुंचा हुआ है ना,
ये वाटर बीच में पहुंचा हुआ है इक्विलिब्रियम पे, यानी कि अब कोई कुछ नहीं होगा, ये फिक्स हो गया है, कोई दिक्कत? ठीक है, आप लगाओ जरा फटाफट जल्दी से फॉर्मूले से। यहां से एक Q1 निकलेगी आपके पास m इंटू एल। ठीक है, m कितना है आपके पास, आइस का, आइस का पूछना, आइस का। ठीक है, तो आइस का मास आपके सर 40, लेटेंट हीट कितना है सर 80। ठीक है, ये हो गया आपके पास 3200, इतना आ गया। चलो यूनिट लगा गया ना भाई, कैलोरी है तो कैलोरी आ जाएगा यूनिट में। ठीक है, अच्छा अब बात आओ जरा इस वाले की, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला। अब यहाँ टेम्परेचर चेंज है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये T डिग्री सेल्सियस है, तो क्या लगेगा, Q2 लगेगा आपके पास MC डेल्टा T। ठीक है, M किसका, अब ये जो वाटर बना है ना वो किससे बना है सर, एरो देखो, वो सर आइस से बना हुआ है, तो यहाँ मास किसका लगेगा, आइस का। ये चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, यहाँ मास लगेगा आइस का, लेकिन कन्वर्ट वाटर में हो चुका है, तो W स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लगेगी, तो मास आइस का कितना है सर 40, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 हो गई। टेम्परेचर देखो भाई 0 से T गया तो T माइनस 0 करना पड़ेगा, ये हो गया T, तो ये आ गया 40T, तो यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ जाओ जरा इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हीट लॉस्ट हो रही है, यहाँ तक हीट गेन हो रही है, सही है, ये बेचारा लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे लगाओ Q3, M वाटर C वाटर डेल्टा T। अब देखो जरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो पानी अपने आप में ही है, और ये पानी बेचारा पानी ही बन रहा है बीच में आके, ये जो पानी था वो आइस से बना हुआ था। ठीक है, और बाद में यहाँ आके कॉमन पानी बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मास किसका लगेगा, वाटर का, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 300, कहाँ कहाँ मैं मास ऑफ वाटर लगा रहा हूँ 1, टेम्परेचर कितना होगा 30। ठीक है, तो 300 1 हो गया, और ये डेल्टा T क्या रखेंगे आप, 30 था। ठीक है, 30 माइनस T। ठीक, तो यहां से इसको यहाँ ले आए, हीट लॉस कौन कर रहा था, देखो हीट लॉस तो यही कर रहा था, तो ये कितना हो गया 330 माइनस T इक्वल्स टू हीट गेन कौन कर रहा था, हीट गेन ये दोनों करते, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो गया 3200 प्लस 40T। ठीक है, सही। अब करना क्या है सर, अब कुछ नहीं करना, तो एक साइड ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करो, माइनस 300T इक्वल्स टू 3200 प्लस 40T। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 9 माइनस 3200 इक्वल्स टू 40T प्लस 300T। ठीक है, ये हो जाएगा 340T, और इसको माइनस करके T को अपॉन में रख देना। ठीक है, कोई दिक्कत? सही, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और तगड़े देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है, क्या है इसमें, एक आइस है, आइस को आपने कांस्टेंट हीट सप्लाई करी, आइस का मास है 500 ग्राम्स, और कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट होता है कितने टाइम में, 5 मिनट में, 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, कितना टाइम लगेगा 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने में, ये वाला टाइम आपको पूछ रहा है वो। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, सही है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखो सबसे पहली चीज यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, Q1 निकाल लेते हैं M इंटू एल। ठीक है, यहाँ पे हीट सप्लाई हम कर रहे हैं, और कोई मतलब यह ऐसा नहीं है कि कोई कहीं और से हीट गेन कर रहा है, या वाटर वाटर कुछ है, कुछ नहीं, ये हीट सप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? चलो Q1 इज इक्वल टू ML निकाल लेते हैं पहले फटाफट जल्दी से। ठीक, कैसे निकलेगा Q1 इज इक्वल टू ML, सिंपल चीज है, मास कितना है इसका 500, और वो कितना है 330। ठीक है, तो ये 0 0 0 3 15 18 1 15 16, इतना जूल तो चाहिए, इतनी जूल हीट चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन इतनी जूल कितने में जा रही है, 5 मिनट में, 5 मिनट में 16800 जूल जा रही है, तो 1 मिनट का निकालो पहले, 1 मिनट में कितनी जाएगी 168 अपॉन 5। ठीक है, और ये आ जाएगा कुछ आपके पास 3 15 18 3 फिर 3। ठीक है, इतनी जूल 1 मिनट में जाएगी, कोई दिक्कत है? ठीक है, इतनी जूल 1 मिनट में जाएगी। टाइम रिक्वायर्ड हम मान लेते हैं, लेट टाइम रिक्वायर्ड बी टी, इसको हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में एनर्जी कितनी दे रहा है वो, कितनी ले रहा है यहां से यहां तक कन्वर्ट होने में, सर इतनी एनर्जी ले रहा है, तो भाई टी मिनट में कितनी लेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा
33600T इतनी एनर्जी लेगा। कोई दिक्कत है? इतनी एनर्जी क्या होगा रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट वाटर 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत यहां तक ये समझ में आ गया? ये केस इंपॉर्टेंट है, यहां से जो हमने ये किया है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, इसके बाद हम यहां पहुंच गए। ठीक है, अब सर इसको इक्वल टू किसके रखेंगे? देखो यहां आ जाते हैं, यहां से वाटर यहां कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर अब डिफरेंट हो गए। ये तो हमने लेटेंट हीट के बेसिस पे निकाल लिया कि इतना चाहिए होगा। ठीक है, अब यहां क्या होगा? Q2 लगेगा आपके पास mc डेल्टा टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सही है। अच्छा, अब ये वाटर का मास क्या रखेंगे सर? देखो कुछ नहीं, ये जो वाटर है वो कहां से बनना है? आइस से। तो आइस का जो मास है ना वही किसका मास होगा? वाटर का। ठीक है, तो क्या आ गया? 500 इंटू सी कितना है? 4.2। टेम्परेचर कितना होगा सर? 0 से 100 जा रहा तो 100 माइनस 0 ये हो गया 100। ठीक है, इस वाली को दोनों हीट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर Q1 बराबर हो जाएगा किसके? Q2 के। तो ये हो गया 33600 इक्वल टू 55 इंटू 4.2 इंटू 100। ठीक, यहां से एक जीरो हट गया, ये कैंसिल हो गया, तो और ये टी है यहाँ पे, तो टी कितना आएगा? 500 इंटू 42 इंटू 10 अपॉन 33600। ठीक है, कुछ आपका 6.25 मिनट्स। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने में, इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 6.25 मिनट्स लगेगा। कोई दिक्कत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ टाइम का फेल है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े नेक्स्ट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। ठीक, चलो, थोड़ा वीडियो लेट बन रही है, इसके लिए मैं सॉरी माफी मांगता हूँ, लेकिन फिलहाल पढ़ने के लिए ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 13 है, बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है? एक वेसल है, वेसल का मास कितना है सर? वेसल का मास है 100 ग्राम्स। ठीक है, तो वेसल का मास है 100 ग्राम्स और वेसल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.4। ठीक, आइस की लेटेंट हीट 336 है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4.2। ठीक, वो क्या कह रहा है? इसके अंदर वाटर कंटेंट है, तो इस वेसल के अंदर वाटर है। वाटर का क्या है? वाटर का मास कितना है? 150 ग्राम्स। टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, वो पूछ रहा है अगर इसके अंदर हमने आइस डाल दिया तो हाउ मच आइस इज टू बी पुट इन, कितना आइस डालना पड़ेगा? ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस वेसल टेम्परेचर टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके आना है फाइनल, तो कितना आइस डालना पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका देखो पहले। ठीक, सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं आइस है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, कन्वर्ट होगा किस पे? पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आइस कन्वर्ट हो रहा है, एरो देखना मेरा। ठीक है, सही। अच्छा जी, चलो जी, ये तो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सही। इसने हीट ली होगी, गेन की होगी इसने हीट। ठीक है, यहां वाटर कितने पे? ये वाला वाटर है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो वो कह रहा है सबसे पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो है ना वाटर, वो कन्वर्ट होगा किसमें? वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ 5 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट। ठीक है, अब ये 5 डिग्री से ये वाला वाटर अभी ऊपर आएगा कितने पे? वाटर एट, ठीक है, और ये वाटर यहां से पहुंच गया यहां। कोई दिक्कत है? ठीक है, लेकिन इस वाटर के साथ एक और चीज अटैच्ड है, क्या? वेसल। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? सही है, वेसल भी अटैच्ड है इस वाटर के साथ। ठीक, अब करना क्या है? क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखो। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले यहां पे लगाओ एक Q1, Q1 इज इक्वल टू m इंटू एल। ये आइस का मास और ये भी आइस का। ठीक है, तो यहां से क्या बना? मास ऑफ आइस कितना है हमारे पास? हमें पता नहीं है, निकालना है। इनटू लेटेंट हीट ऑफ कितना है? 336, तो ये हो गया आपके पास 336 इंटू मास ऑफ आइस। एक चीज तो Q1 ये मिला। ठीक है, जो कि हीट क्या कर रहा है? गेन। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 0 डिग्री से वाटर कन्वर्ट हुआ 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भी क्या कर रहा है? आपके पास हीट गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? Q2, वो लगेगा mc डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ लगेगा mc डेल्टा टी, लेकिन सर मास किसका रखेंगे? ये वाला जो वाटर है वो किससे बनना है? वो आइस से ही बनना है, तो यहाँ पे मास आएगा आइस का। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आएगी वो किसकी आएगी? वाटर, क्योंकि वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो कितना हो गया ये वाला भी? ये हो गया मास, इसको आई से रखते हैं। ठीक है, ठीक है, इंटू 4.2 इंटू 5 माइनस 0 कितना हो गया? ये। ठीक, तो यहां से एक Q2 ये बन गया, और ये Q2 भी क्या कर रहा है? हीट गेन कर रहा है। ठीक है, दो चीज आ गई, ये भी गेन है और ये भी गेन है। रही बात इनकी, ये वाला बेचारा वाटर लॉस कर रहा है हीट। ठीक है,
ये वाला वाटर 30 से 5 जा रहा है तो लॉस कर रहा है, और ये तो बेचारा यहाँ तक बन, ये तो अभी आइस से ही बन के आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो यहाँ से एक क्या आपके पास Q3 निकलेगा m, अब ये मास किसका है, वाटर का, क्योंकि ये वाला वाटर है, इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना है 150, इंटू सी कितना है 4.2, इंटू टेम्परेचर कितना होगा 30 माइनस 5 कितना हो गया 25। कोई दिक्कत, ये आ गया आपके पास Q3, और Q3 क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ वेसल भी है, अब जितनी हीट ये लॉस करेगा ये पहुंच जाएगा 5 तक, ठीक है। तो जितना गर्म अब पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे होगा उतना ही तो वेसल भी होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात, वेसल का भी लगाओ भाई Q4, क्या लगेगा, कैपिटल M सी डेल्टा टी, ठीक है। कैपिटल M मास कितना है 100 ग्राम, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल कितना है 4, टेम्परेचर जितना इतना इसका हो, जितना, क्योंकि पानी तो वेसल से लगा हुआ ना, जितना इस पानी का पहुंचेगा यानी कि 5 तक वो इसका होगा, कितना पहुंचेगा 25, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 30 माइनस 5, कोई दिक्कत है, 4 हीट आ गए, यहाँ पे ये लॉस्ट है और ये भी इसी के साथ है तो ये भी लॉस्ट है। पहले वेसल का टेम्परेचर कितना था भाई 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी तो वेसल में ही पड़ा था, लेकिन जब ये पानी ने हीट दिया आइस को तो आइस आया 0 पे, फिर आया 5 पे, तो जितना ये ठंडा होगा उतना ही वेसल ठंडा होगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से भी दोनों, ये दोनों हीट लॉस कर रहे हैं, तो फाइनल क्या बनेगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, खत्म, ठीक है। इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा आराम से। Q1 ये रहा आपके पास, तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे आराम से, मुझे पता है 336 इंपॉर्टेंट है ये आइस, प्लस Q2 आपके पास था कितना, ये रहा, ठीक है। तो इसमें से m कॉमन ले लो, इसके पास भी m है और इसके पास भी m है, ठीक है। तो m कॉमन निकाल देते हैं तो ये बचेगा इतना प्लस 4.2 इंटू 5 और ब्रैकेट में आ गया m ऑफ आइस, ठीक है, इक्वल टू Q3 कितना, ये रहा 150 इंटू 4.2 इंटू 25 प्लस 100 इंटू 0.4 इंटू 25। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, इनको इक्वेट करें, इनको इक्वेट करें, इसको डिवाइड कर दें, उससे खत्म हो जाएगी कहानी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये थे आपके पास न्यूमेरिकल्स ऑफ लेटेंट हीट के, ठीक है। इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा, सही है। तो ये मैंने सारी चीज़ें यूँ कवर कर दी हैं कैलोरीमेट्री में, तो आपको चैप्टर आसान लगेगा, अभी भी पूरा टाइम है, सुबह को 11 बजे पेपर है आपका, आराम से देखें, आराम से पढ़ें, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है, सही है। तो रेडियो एक्टिविटी में तुम्हें बता देता हूँ, अल्फा बीटा गामा का जो रेडिएशन है ना उसको करके जाना, मैं यहीं पे बता देता हूँ फटाफट से कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सोर्स ऑफ डिटेक्शन करना है, कौन सी किस चीज से वो रुकते हैं, जैसे कि फोटोग्राफिक प्लेट, थिन प्लेट्स, प्रॉपर्टीज पढ़ के जाएं आराम से। प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ें, उनका सोर्स कहाँ से निकलते हैं, कि उनको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे गामा रे कैंसर में काम आएंगी, ये वो, तो वो चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी है, ठीक। उसके बाद आता है आपके अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन, ठीक है, कि भाई अल्फा निकलेगा तो कितना मास नंबर रिड्यूस होगा और एटॉमिक नंबर कितना जाएगा, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल, ठीक। और प्लस एक न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, आएगी लिखने के लिए, ठीक। तो वो आप जैसी बुक में है ना बिल्कुल वैसी करके जाएं, सही। बाकी अल्फा बीटा गामा का मैं बता देता हूँ किस, देखो अल्फा जब निकलता है ना तो मास अल्फा का, जैसे सपोज एक आपके पास एक्स है, इसका ए है और जेड है, ए आपके पास एटॉमिक नंबर है, जेड आपके पास, सॉरी ए आपके पास मास नंबर है, जेड आपके पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एरो पे देखा, अल्फा पार्टिकल रेडिएट होने का मतलब क्या है, जो मास नंबर है ना वो डिक्रीज हो जाता है कितने से, 4 से, -4, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है कितने से, -2 से, ठीक है। अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, अगर एक बीटा पार्टिकल निकलता है, चलो यहीं पे रुक जाओ, पहले तुम यही देख लो, फॉर एग्जांपल ले लो जल्दी से आप, ठीक है। देखो जी, अगर मैं कहता हूं x है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल 290 है और ये आपके पास 90 है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल गया, तो जो मास नंबर है 4 से कम कर देना, ठीक है। लेकिन एक नया एलिमेंट बनेगा, x1 लिखना पड़ेगा इसको, 2 4 माइनस करो कितना आ गया 286, 2 माइनस करो कितना आ गया 82। अब आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो जाता है बाई 4, ये भी डिक्रीज हो जाता है बाई 2, ये तो बात थी अल्फा की। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल की,
बीटा में क्या होता है ना, बीटा में कुछ नहीं होता, जो ए है वो तो ए ही रहेगा। भर गई। ए मतलब कि एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन जो जेड है, जेड मतलब कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बाई वन, ये चीज ध्यान रखना, इंक्रीज बाई वन, क्योंकि जो बीटा का सिंबल होता है ना, वो बीटा का होता है 0 - 1, ठीक है। और जो अल्फा का होता है, अल्फा होता है आपके पास 4 2। कोई दिक्कत, ठीक है। अब कैसे एग्जाम्पल दे दो सर जरा, देखो मैंने कहा बिल्कुल लो, ये आपके पास यही लेते हैं 290 और 90 है, इसमें से एक बीटा पार्टिकल गया, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स 1 बनेगा लेकिन 290 रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपके पास 91, एक बढ़ा देना बस, खत्म कहानी, ठीक है। क्रॉस और प्लस में कौन निकाल देना, प्लस बीटा 0 - 1, ठीक है। ठीक, यहाँ पे भी निकलेगा क्या, प्लस अल्फा 4 2। अब क्रॉस चेक करने का तरीका है, क्या तरीका है सर, जो एरो के इधर है वहां कितना है 290, अब जो एरो के इधर है उन्हें ऐड कर दो, बीच में प्लस का साइन दिख रहा है ये वाला, ठीक। तो 286 प्लस 4 कितना आएगा 290, बराबर है, क्रॉस चेक करना। 82 प्लस 2 कितना है, सॉरी ये 92 है, ठीक है। अरे डिक्रीज हो रहा था ना, मैंने गलत लिख दिया ये, ठीक है। 88, तो 88 प्लस 2 कितना आएगा 90, कोई दिक्कत, ठीक है। क्रॉस चेक करने का तरीका, अब यहाँ जाओ, ये 290 था, ये 290 सेम, कोई दिक्कत नहीं, और जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो सॉरी 290 प्लस जीरो करेंगे तो कितना आएगा 290। नीचे आ जाओ 90, अब यहाँ तो 90 है, यहाँ आना जरा 90, 91 प्लस, लेकिन यहाँ -1 है, -1, तो कितना आ गया 91 प्लस माइनस माइनस। अब आई बात समझ में, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, आ गई बात समझ में, ठीक है। अल्फा और बीटा का एमिशन, ठीक। चलो, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना भाई, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, देखो प्रॉपर्टीज से बाहर नहीं आएगा, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में उनके जो रिएक्शंस हैं वो कर जाना, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर, ठीक है। प्रॉपर्टीज से फंस जाएगा पेपर, और अल्फा और जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है वहां से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। उनकी एक रिएक्शन है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, राइट अ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, फिजन की एक रिएक्शन है, ठीक है। वो यूरेनियम है, क्रिप्टन और बेरॉन बनना है, वो ध्यान रखना बिल्कुल याद से, ठीक है। अब इक्वेशन देख लेते हैं, सपोज मैं कहता हूँ एक्स है, एक अल्फा निकला, ऐसे ही आएगा, x1 बना, उसमें से एक बीटा निकला, फिर x2 बना, उसमें से एक गामा निकला, x3 बना और उसमें से एक अल्फा निकल गया। अब वो पूछेगा x4 बता दो, x4 की वैल्यूज बता दो क्या होंगी, आगे बस समझ में, ठीक है। x4 की बता दो, ठीक, और ये आपसे कह रहा है वो 290 है और ये 90 है, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखो, जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो सर इसमें 4 माइनस कर दो, मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, इसमें से 2 माइनस कर दो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बन गया x1। मैं कह रहा हूँ जब बीटा निकल रहा है तो बीटा में सर ये तो सेम रहेगा जो बन गया, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक ऐड कर दो सर, मैंने कहा लो ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब गामा निकलता है ना, गामा में कोई चेंज नहीं होता, जो रहता है वही रहता है, ठीक है। तो गामा में सर बिल्कुल सेम ये रहेगा, आ गई बात समझ में, ठीक है। फिर से सर एक अल्फा निकल रहा है, अल्फा का मतलब सर 4 इसमें और कम कर दो इस वाले में, तो कितना हो गया 282, और सर 2 इसमें कम कर दो, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 282 और 87, इस तरीके से आएगा ये, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका अपोजिट भी देख लेते हैं, वो आपसे ये पूछेगा x1 x2 x3, उसने आपको x3 दिया, सपोज मैं कह रहा हूँ 300 दिया और 90 दिया, वो आपसे पूछेगा कि जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है ना उसका बता दो वैल्यूज कितनी होंगी, उल्टा कर दिया इसने अब, ठीक है। तो जब हम इधर से जा रहे थे तो हमने यहां से यहां पे डिक्रीज किया बाई 4, इसको डिक्रीज किया -2 किया, फिर यहाँ पे हमने सेम रखा, फिर ऐसे यहाँ चलते चले गए, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है, और यहाँ सपोज मैं कह रहा हूँ एक और अल्फा है, ठीक है। गामा में तो कोई चेंज नहीं होगा, गामा होगा तो जो होगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, अब देखो ये कैसे निकलेगा, हम जब सीधा जाते हैं तो माइनस करते हैं और प्लस करते हैं, लेकिन जब उल्टे आएंगे ना तो बढ़ा दो वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या होगी, उल्टा जा रहे हैं ना, देखो सीधे में हमने माइनस करा था, उल्टे में ऐड कर दो, तो 300 में 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 304 ना, इसमें भी 2 ऐड कर दो 92। अब आई बात समझ में, उल्टे जाने पे ऐड करना है, सही है, ठीक है। बीटा, बीटा में सीधे जाते हैं तो माइनस होता है, बीटा में एक वैल्यू बढ़ती है, तो बीटा जब निकलेगा तो माइनस कर दो,
304 तो 304 ही रहेगा। 92 का क्या हो जाएगा 91, क्योंकि बीटा में देखो कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसी पोर्शन को लेता हूँ खाली इतने को, तो मैं समझाने के लिए लेता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो देखो जरा x1 हमें नहीं पता, इसने दिया आपको x2 304 और 92, बीटा निकलना ना, तो बीटा तो ये निकल गया। ये अगर मैं खुल के पूरा ओपन करके बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इतना, सिर्फ इतना पोर्शन का, सिर्फ इतने का। तो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऐड कर दो 304 प्लस 0 304, ठीक है। इसकी वैल्यू की 92 प्लस -1, तो 92 प्लस माइनस क्या हो गया -1, कितना बचेगा। अब मेरी बात समझ में आई कैसे कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ठीक, फिर यहाँ आ जाओ, इस वाले पोर्शन में आ जाओ, इस वाले को भी खोल लेते हैं अगर किसी को दिक्कत है तो। अब हम लेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो जरा, x था आपके पास, इक्वल टू में कौन बना, x1 बना 304 और 91, प्लस कौन निकल रहा है अल्फा, तो जो निकल रहा है उसको बाहर रखो, ठीक। ये कैसे बनेगा सर, 304 प्लस 4 कितना हो गया, ठीक। वापस वापस बना रहा हूँ वापस में, 91 प्लस 2 कितना हो गया, खत्म। तो ये क्या आएगा 308। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको आगे समझ में, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, सही। रेडियो एक्टिविटी में ये सीन है, सही। चलो तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कल अच्छा करना पेपर, ठीक है। और केमिस्ट्री आईसीएससी के लिए तैयार है ना, बिल्कुल। रिएक्शंस आपके आने से पहले ही वीडियो डल जाएगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की 7th चैप्टर की सारी डल जाएगी। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 शॉट आ जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आ जाएगी, मेटलर्जी की आ जाएगी, सब आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस पढ़ने के लिए तैयार रहो। केमिस्ट्री में मैं लगभग कोशिश करूंगा जो मेन चीज़ें सारी कवर अप करूँ, ठीक, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से करना, बिल्कुल कूल माइंड से करना, ठीक। दिमाग बिल्कुल शांत रखना और स्पीड बना के चलना, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिजिक्स के पेपर में स्पीड थोड़ी बना के चलना अपनी, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं।